Hello, dear students. I will start today topic the nucleus, and I hope you are very well. So start the class nucleus. Okay? Dear students, जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं कि जीवन का जो भौतिक आधार है वो कोशिका है और कोशिका के भी कुछ अंग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म एट ऑल। उसमें से कुछ कोशिका ऑर्गेन डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं और कुछ ऑर्गेन सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो हम डबल मेम्ब्रेन में से सेकंड पार्ट, पहले अक्षर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, सेकंड अब हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। ओके, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है उसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? ये एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सेल के अंदर इसको न्यूक्लियाई के रूप में देखा था और न्यूक्लियाई इसको कहा था। जो न्यूक्लियस है वह एक लैटिन वर्ड है और यह न्यूक्लियर होता है, जिसका मतलब न्यूक्लियस रखा गया और न्यूक्लियस को ही कर्नेल ऑफ नट बोला जाता है। ओके, तो जो न्यूक्लियस है यह है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक विशेष तत्व होता है तथा जो ट्री न्यूक्लियस होता है, मतलब जो सत्यता में वास्तव में जो न्यूक्लियस डुअल मेम्ब्रेन युक्त पाया जाता है वह ओनली और ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलता है। जबकि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी स्टडी बाय न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की स्टडी की गई तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस तरीके के न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना पाकर केवल एक अदृश्य तरीके का न्यूक्लियस रूप माना जाता है, बट उसके लिए हम एब्सेंट के तौर पे ही जानते हैं। इट इज अ लार्ज साइज इन यूकैरियोटिक सेल्स। केंद्रक जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में एक बड़े आकार का होता है, जबकि इसका कोई परमानेंटली साइज नहीं है। यह कई कोशिकाओं में बड़ा वही कई कोशिकाओं में छोटा पाया जाता है। ना तो केंद्रक का कोशिका के अंदर कोई एक निश्चित आकार है, ना कोई एक निश्चित सुटेबल प्लेस है कि कोशिका के मध्य में ही केंद्रक पाया जाता है। ऐसा नहीं है, केंद्रक कोशिका के साइड में भी पाया जाता है, अपर साइड में भी पाया जाता है और मध्य में भी पाया जाता है। अधिकांश ये देखने को मिला कि जो न्यूक्लियस है वो कोशिका के मध्य में ही पाया जाता है, इसलिए हम केंद्रक को सेंटर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस को 1831 में देखा था तथा इसे कैरियन भी कहा जाता है। केंद्रक की जो स्टडी होती है वो हम बायोलॉजी के कैरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, वो कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कुछ में नहीं पाया जाता। जैसे ह्यूमन ब्लड की आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है, जबकि अन्य सेल में पाया जाता है, जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल्स एटसेट्रा। इसका जो फंक्शन होता है यह कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। ये कोशिका के जितने भी क्रियात्मक रूप होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें एक थियट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमेटिन फाइबर के नाम से हम जानते हैं और उसको देखते हैं। इसमें जिगजैग तरीके के बहुत सारे साइन बने होते हैं मध्य में इसके, जो कि न्यूक्लियर प्लाज्म में पड़े रहते हैं। इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर और यही हमारे क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो
ये अधिकांश जो होता है हेरिडिटी और जेनेटिकल मटेरियल से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक्स आदि रिएक्शंस को कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए इसके लिए कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल्स के नाम से भी प्रेजेंट किया जाता है। जो हेरिडिटी होती है, हम देखते हैं कि हमको जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में जो कैरेक्टर्स प्राप्त होते हैं, तो इस तरीके के बैड कैरेक्टर्स हमको ना मिले, इसका भी ध्यान हमारे न्यूक्लियस के द्वारा रखा जाता है। तथा बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पिरेशन जैसे आदि क्रियाओं का भी कंट्रोलिंग की जाती है। सो दिस इज very most important parts in cell organ. Explain with the help of nucleus structure. So nucleus is dual membrane cell organ. This side outer membrane and inner membrane. जो outer membrane और inner membrane के मध्य का जो भाग होता है उसको पेरीन्यूक्लियस स्पेस बोलते हैं। इस सभी आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इट्स मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। ओके, इसमें एक धागे नुमा थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं, और न्यूक्लियस के ही साइड में एक न्यूक्लियोसोम भी पाया जाता है। तथा जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर न्यूक्लियर पोर रहते हैं, और ये न्यूक्लियर पोर से सटा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर लगा रहता है। इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं वो न्यूक्लियस के रहते हैं, तथा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के, और जिसमें क्रोमेटिन पड़े रहते हैं। जो धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, इनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, तथा जो हेरिडिटी में या आनुवंशिकता में अपना मुख्य रोल अदा करते हैं, तथा साथ ही केंद्रक के पास जैसे अपना एक द्रव पदार्थ होता है जिसे फ्लूइड कहते हैं, और जैसे कोशिका में हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म कोश का द्रव रहता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी अपना खुद का एक द्रव रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस के मध्य में एक और सेंटर बॉडी पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसी में राइबोसोम्स का निर्माण होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य रोल अदा करते हैं। केंद्रक के ऊपर जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ओपनिंग चैनल साइड से बन जाते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर हैं, इनका मुख्य या मेन फंक्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म से माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कोश केंद्रक के अंदर लेके आना, तथा केंद्रक के अंदर जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको केंद्रक से बाहर ले जाने में मुख्य सहायता करते हैं। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसमें एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स पड़े रहते हैं। एंजाइम्स का मुख्य कार्य जो होता है वह किसी रिएक्शंस को फास्ट एंड स्लो करने का होता है। देन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका मेन कंटेंट जो है, जो फॉर्मेशन होता है वो डीएनए का होता है, और डीएनए का मेन कंटेंट ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन सीरीज टू अनदर सीरीज में पहुंचाने का काम करते हैं। सीरीज से मतलब रखें आप पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लगे रहती है,
तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दो तरीके की होती है। एक पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डॉट 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 जो लगे रहते हैं, उनको रफ RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तथा कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं। जो राइबोसोम्स लगे रहते हैं, इनका मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। So, nucleus contains thread-like structure which is known as chromatin fibers. जो धागेनुमा संरचना है उसे क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। इट इज़ डुअल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन, यह एक दोहरे आवरण का अंग होता है। न्यूक्लियस हैव टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ endoplasmic reticulums ER of cells. Nucleus pour a large amount on a nuclear membrane which proteins, ribosomes, other molecules to pass through. जो पासिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए पास आउट होते हैं, वो अधिकांश जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटॉल इस तरीके के जो होते हैं वो न्यूक्लियर पोर की सहायता से एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के फंक्शंस। और फंक्शंस जो है वो देखते हैं। द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स एंड कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन सेल्स। यह सभी प्रकार की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तथा पार्ट द सेल डिवीजन प्रोसेसिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि क्रोमेटिन्स जो होते हैं उनमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो डीएनए के पार्ट्स हैं। तथा ये सेल डिवीजन के दौरान ही क्या करेगा, केंद्रक बंटने का काम करता है, डिवीजन का काम करता है। कैरियोनिक, जैसे कैरियोनेसिस बोलते हैं, तो कैरियोनेसिस जो रिएक्शंस होती है वो केंद्रक के डेवलपमेंट के कारण होता है, द्विगुणन के। और यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए के रेप्लिकेशन के कारण डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है, और कॉपी बना लेता है तो इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जाने के लिए तैयार कर देता है। जैसे पेरेंट से ही डॉटर सेल उत्पन्न होती है, पिता से ही पुत्र उत्पन्न होते हैं। इट हैज जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड नेक्स्ट है, इट कंटेन द सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द सेल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है और डीएनए एक फॉर्म से अपना डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर देता है, तब जाकर डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वह पेरेंट्स कोशिका से डॉटर कोशिका में जाने को तैयार रहती है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कंटेन द सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स, और उस इंफॉर्मेशन को ये कंट्रोल करने का भी काम करता है। द सेल ग्रोथ, और उसी समय सेल की ग्रोथ भी होती है। जैसे डॉटर सेल, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती है, या एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एंड उसमें रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन की क्रिया होती है। देन उसके बाद ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। तो ये जो क्रिया है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन के उसी का डुप्लीकेशन हो जाना। नोट देखते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो केंद्रक होता है वो निश्चित तौर पे पाया जाता है, जिसके लिए हम ट्रू न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस के दौरान जाना। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इस कारण इसे प्रिमिटिव सेल्स भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।